नेताओं को धमकियां मिल रही हैं तो वहीं हिसार में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हिसार में 2 युवकों ने महज 3000 रुपए के लिए एक शख्स की कलाई काट दी। पीड़ित शख्स ऑटो चालक है और बताया ये जा रहा है कि उसके साथ 2 युवकों ने लूटपाट भी की। जब ऑटो चालक दलीप ने लूट का विरोध किया तो तेजधार हथियार से हमला कर दिया, उसके हाथ का पंजा काट दिया गया। हरियाणा में हुई इस घटना से कानून व्यवस्था फिर से सवालों में घिर गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है और इस घटना के बाद जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो सवाल हम आपके सामने रख देते हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर क्यों आखिर सवाल उठ रहे हैं, क्यों कानून व्यवस्था चरमरा रही है और विपक्ष क्यों सरकार को घेर रहा है। सवाल नंबर 2 है कि हरियाणा में नेताओं को आखिर क्यों धमकियां मिल रही हैं, कौन है जो नेताओं को धमकियां दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो जाती है। सवाल नंबर 3 है कि क्या हरियाणा में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कौन लोग हैं जो हरियाणा के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम बहस करेंगे क्योंकि सोचिए आपकी महज 3000 रुपए के लिए एक ऑटो चालक की कलाई काट दी जाती है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं। पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का रत्ती भर भी डर नजर नहीं आ रहा है बदमाशों में। और ये तो आम आदमी की बात है, लगातार विधायकों को धमकियां मिल रही हैं हरियाणा में। तो कौन है जो आम आदमी से लेकर और विधायकों तक को टारगेट कर रहा है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्या हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, ये भी सवाल है क्योंकि विधायकों को धमकियां मिल रही हैं जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। और इन्हीं सवालों को लेकर हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता है जेजेपी के। इंद्राज पाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। ओंकार सिंह, प्रवक्ता आईएनएलडी। वेद भूषण, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, ऑटो चालक की कलाई काट दी गई महज 3000 रुपए के लिए। ये तो महज एक घटना में आपको जिक्र कर रही हूं और विपक्ष नेताओं को जो धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि गैंगस्टर का शेल्टर होम बन गया है हरियाणा। देखिए, इस बारे में 2 प्रकार की बातें हैं। एक, कलाई काटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और जांच का विषय है कि झगड़ा हुआ है या लूटपाट हुई है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस भी रूप में हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाओं के लिए हरियाणा कम से कम नहीं जाना जाता, लेकिन ये हुआ है तो जांच के बाद पता चलेगा कि किस स्थिति में ये चीजें हुई है। लेकिन जो बात राजनेताओं को, विधायकों को जो धमकी का है, इसके ऊपर बहुत त्वरित कार्रवाई हुई है। पर क्योंकि ये एक विदेश से जुड़ा तार है तो इसके जांच में थोड़ा समय लगेगा और तथ्य पुलिस का अभी सूत्रों का कहना है कि हम बहुत जल्दी नजदीक परिणाम तक हैं। जल्दी खुलासा होगा कि ये मामला टेक्नोलॉजी के आधार पर विदेश से जुड़ा है या वास्तव में विदेश में बैठे लोग हरियाणा की राजनीति को डिस्टर्ब करने के लिए इस प्रकार की ओछी हरकतें कर रहे हैं। ये जांच के बाद आएगा, लेकिन जांच तक हम सबको थोड़ा सा, पुलिस को भी समय देना चाहिए, प्रशासन को समय देना चाहिए कि किस प्रकार की घटना है। क्योंकि आजकल शार्पनेस इतनी आ गई कि टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ बैठा बैठा घुमाकर कहां तक क्या कर लेता है, लेकिन वो सब पकड़ के बाहर नहीं होंगी सब चीजें। और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं, और भी कई घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर हम बेहद चिंतित हैं और चिंता के साथ उसकी आगे दोहराई ना हो, इसके लिए जल्दी ही हरियाणा सरकार पुलिस के अंदर कुछ शार्पनेस लोगों को लेकर, कुछ प्रशासनिक कड़ाई को लेकर, कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स जो पर्दे के पीछे लेकर इन सब तंत्र को घुमा रहे हैं। और मुझे ये हब का तो मैं नहीं कहता कि हब है, लेकिन हाँ, कुछ लोग हरियाणा में जरूर सक्रिय हुए हैं यूपी के बाद, लेकिन उनकी सबकी जन्म कुंडलियां ककाली जा रही हैं और हर पुलिस कप्तान को इस बात के लिए सचेत किया गया है कि आपके क्षेत्र में जिस प्रकार के भी ये बैड एलिमेंट्स हैं, ये किसी भी प्रकार से आम व खास तक किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून जो है वो सबको
समान दृष्टि से देखा है, और जो भी इस प्रकार की हरकत करने वाले व्यक्ति हैं उनका स्थान क्या है। हरियाणा में है तो जेल में है, और बाहर है तो कहाँ है वो दो जाने। लेकिन हरियाणा में कम से कम मैं इस बात के लिए सरकार की जो अभी गतिविधियां इस बार में बढ़ रही हैं कि अपराधी जो है वो या तो जेल में जी, जो अभी हम पिछले कुछ दिनों की घटनाएं अगर देखते हैं तो उससे तो लग रहा है कि अपराधियों में खौफ ही खत्म हो गया है, वो बेखौफ होकर वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, तो वो खौफ तो लाना पड़ेगा ना। निश्चित रूप से ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अपराधी के जहन में पुलिस का, प्रशासन का एक भय चाहिए, जिसके कारण से वो घर से बाहर निकलते समय भी 3 बार सोचे। तो ऐसा वातावरण हरियाणा में बनना चाहिए और बनेगा। निश्चित रूप से मैं इस बात से आपके इस चैनल के माध्यम से और अपने पैनल में बैठे सभी साथियों से, क्योंकि ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये कानून का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, और उसको धत्ता बताने वाले कुछ लोग, बैड एलिमेंट्स, हरियाणा की शांति प्रिय जनता का जो है वो वातावरण का लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है सत्यव्रत जी, आप जो बैड एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं वो कौन है वो मैं आगे आपसे समझूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंद्राज भी हैं। इंद्राज जी, आपको क्या कहना है हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर, जो आम आदमी से लेकर और खास आदमी तक आज फिलहाल हरियाणा में जो हालात दिख रहे हैं वो परेशान है। चाहे आप विधायकों को धमकी ले लीजिए, चाहे ये छोटी सी वारदात है, लेकिन आप इसको छोटी नहीं मान सकते कि ऑटो चालक की बेखौफ होकर कलाई काट दी गई महज 3000 रुपए के लिए। महज 3000 रुपए के लिए नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जैसे हम, मेरे साथी अभी सत्यव्रत जी खुद बोल रहे थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का काम करना है। ये खुद भी मान रहे हैं कि प्रदेश की सुरक्षा और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोहना के विधायक है संजय जी, सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। और हमारे 3-4 विधायक है, रेणु बालाजी हैं, सुरेंद्र पवार जी हैं, विधायक ही जो पब्लिक के नुमाइंदे ही इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। हम नहीं मानते कि यहाँ पर किसी अपराधियों को किसी तरह का खौफ है। लेकिन अभी कल की बात है, कुरुक्षेत्र में एक लाडवा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक ऐसे क्षेत्र के अंदर सरेआम 11 से 12 राउंड गोलियां चला दी गई, जहां पर हर समय हजारों के हिसाब से लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी अभी तक, माने आज तक भी ये नहीं पता कि अपराधी कहाँ है। कुछ दिनों पहले ही यमुनानगर में एक ऐसे चौक पे इतनी बड़ी लूट हुई कि वहां पर एक ड्राइवर जो कम से कम 50 लाख रुपए लेके आया था, उसको सरेआम हत्या कर दी गया। आज तक नहीं पता कि हत्यारा कहाँ है। बिल्कुल हमारे प्रदेश की सुरक्षा बिल्कुल चरमरा चुकी है। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आपका इनिशियल कमेंट में लेना चाहूंगी हरियाणा की कानून व्यवस्था को, आप किस तरह से देख रहे हैं? हर साल ये बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कानून और व्यवस्था ठीक है। और ये सिर्फ गृह मंत्री के जिले की बात की है मैंने। हर एक जगह पर अपराध बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण नशा और बेरोजगारी है, जो मैं मानता हूं जी। बेरोजगारी के कारण युवा को रोजगार नहीं है, घर में कामकाज नहीं है, वो कहीं ना कहीं नशे की लत में जा रहा है, नशा खरीद रहा है या बेच रहा है, नशे की लत में जा रहा है, तो उससे अपराध ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे भाई प्रवक्ता साथी जो बीजेपी के बैठे हैं, हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जिस प्रकार से मुझे आवाज आ रही है आपकी, जिस प्रकार से अभी मैंने सभी साथियों को इस विषय के ऊपर पूरी तरह से सुना, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जिस प्रकार से अभी मैंने सारा वाकया सुना है, देखिए वाजिब बात है कि जिस प्रकार के हालात, विधायकों को धमकी या एक हिसार के अंदर वाकयात होना, जाहिर है कि कानूनी व्यवस्था के लिए हमारी चिंता का विषय है कि इस प्रकार के वाकयात ना हो। लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं, आज सरकार की तरफ से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम अपनी जवाबदेही लेकर आपके बीच में बैठते हैं। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथी हैं, INLD के साथी हैं, जिस प्रकार से ये आक्षेप सरकार के ऊपर सीधे सीधे लगाने की बात करते हैं, तो देखिए इनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर लेकर आएंगे। मैं कहता हूं कि क्राइम चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी अभी मेरे साथी हरियाणा के ऊपर, हरियाणा की घटनाओं पर जिक्र कर ये पंजाब भूल चुके हैं, जहां पर सिद्धू मूसेवाले जैसे कि एक बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध एक आर्टिस्ट थे, उनकी हत्या हो जाती है, सिक्योरिटी थाने के SHO को गोली मार दी जाती है। नहीं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी
उसको लेकर भी बोला जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड के ज्यादातर शूटर हरियाणा के थे और यहीं पर ठहरे थे। फतेहाबाद में तो 2-3 दिन वो रुके भी थे। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि वाकयात कहाँ हुआ, कैसे हुआ। हरियाणा में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जो शायद यूपी से आके या पंजाब से आके लोगों ने की, क्योंकि आज का ज्वलंत विषय ये एक बहुत बड़ा विषय है जो सिद्धू मूसेवाला साहब से जुड़ गया, इसलिए उसके अंदर आ गए। और जिस प्रकार से बात की कि हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है भाग सिंह जी, आपकी ऑडियो तो हमें मिल रही है लेकिन वीडियो नहीं मिल पा रहा है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं आगे आपका इस बात को पूरा करवा लूंगी। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हरियाणा की कानून व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब मैं कमेंट लेना चाहूंगी, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, आपको क्या कारण समझ में आ रहा है कि हरियाणा में जो ग्राफ है क्राइम का वो एकदम से बढ़ गया है और देश में अब 16वें नंबर पर आ रहा है अपराध में हरियाणा? मनु जी, केवल एक इंसिडेंट से किसी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नहीं आंका जा सकता। पंजाब के हालात, कश्मीर के हालात, दिल्ली के हालात, यूपी और पंजाब की तुलना में भी 2 गुना केस हैं हरियाणा में। अपने अपने अलग अलग हालात में मैं पहले क्लियर कर दूं आपको। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि यहाँ पर एक हिसार के अंदर क्राइम हो गया तो पूरे स्टेट के अंदर ये तो हम बानगी भर दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ वेद भूषण जी, ये तो एक बानगी भर दिखा रहे हैं कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं, पूर्व मंत्री हैं उनके घर पर चोरी हो जाती है, कैप्टन अभिमन्यु उनके घर पर दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, चरखी दादरी में लाखों की लूट हो जाती है दिन दहाड़े, अभी कुछ दिन पहले यमुनानगर में लूट हुई थी, उनके लुटेरों का पता नहीं है। ये तो बानगी भर है, एक जस्ट एग्जाम्पल। तो इसमें जो पुलिस की जो जिम्मेदारियां, दायित्व हैं, उनको भी देखना होगा कि क्या वहां पुलिस के जो रिसोर्सेज हैं, क्या वहां पर सरकार ने उनको प्रॉपर मुहैया कराए हैं, वहां पर किस तरह की हालात है। आपको याद होगा गैंगवार जो है हरियाणा के अंदर पिछले 20 साल से वहां पर ऑपरेशन के अंदर है। सुशील पहलवान दिल्ली से अरेस्ट हुए, मूसेवाले के तमाम जो लिंक है अभी आपके चैनल पर आप ही बता रही थी कि वे जुड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस आज तक उनको पकड़ नहीं पाई जो मेन एक्यूज्ड है। दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है, काफी उसमें अपराधी पकड़े गए पर मेन अभी बाहर हैं। तो तमाम चीजें, ये एक आकलन का विषय है कि इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। इस पर एक डिबेट पर बैठकर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि स्टेट के हालात बहुत खराब है, पुलिस का फेलियर हो गया है। अभी आपके पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ। तो ये तमाम जो अलग अलग हालात हैं, आप उसको एक पैमाने पर उसके नहीं रख सकते कि पूरे स्टेट की हालत बहुत खराब हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आप नहीं सर, मैं आपसे वजह समझना चाह रही हूँ दरअसल।
देखिए सोशो इकोनॉमिक रीजन है, बहुत सारे रीजन होते हैं। चूंकि हरियाणा एक धनाढ्य स्टेट है, वहां तमाम आमतौर पे आदमी पैसे वाले हैं, रिच है। वहां गरीबी का यदि वो भी आप देखें तो वहां पर आंकड़ा बहुत नीचे डाउन जाएगा, क्योंकि बनस्पत दूसरे स्टेट जहां गरीबी बहुत ज्यादा है। परंतु गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद मेट्रो सिटी। तमाम तरह की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ ऑफिसेज हैं, साइबर के ऑफिसेज हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ्लो है दूसरे स्टेट से। वहाँ लाखों आदमी आकर नौकरी कर रहे हैं, गुड़गांव और दूसरी जगह जहाँ फरीदाबाद की आप बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे उसके रीजन है। केवल एक रीजन को आधार मानकर कि स्टेट की पुलिस फेलियर हो गई है, वहाँ की फंक्शनरी फेलियर हो गई है, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया सकता। तमाम चीजों का नहीं तो आप कह रहे हैं कि सब ठीक है फिर हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है? सब ठीक नहीं है, ठीक करने की कोशिश। ऐसा कभी रामराज्य नहीं आएगा मनु तेवतिया मेरे और आपके राज्य में कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी पुलिस आए, ऐसी आर्मी आए, ऐसी अदालतें आए कि रामराज आ जाए, क्राइम होने बंद हो जाए। क्राइम होगा, उस चेक होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, नहीं क्राइम तो होगा। देखिए नहीं मैं क्राइम की रामराज की परिकल्पना आप करेंगे। यहाँ बात हो रही है कि बदमाशों में खौफ क्यों नहीं है, वो बेखौफ होकर भी किसी भी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दे देते हैं बिना सोचे। पुलिस का कोई डर नहीं है दिमाग में? बिल्कुल, पुलिस का एक इकबाल होना चाहिए कि पुलिस का एक मैसेज जाना चाहिए। उसकी जरूरत है ना हरियाणा में, उसकी जरूरत है ना हरियाणा। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो कहीं मैसेज गलत गया या प्रॉपर एक मैसेज नहीं गया। बराबर में यूपी का स्टेट देखिए, वहां पर किस तरह से पुलिस वहां पर डील करती है। चाहे पुलिस को कितनी भी आप गालियां दे, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उनको। तो इस तरह के एक्शन की जरूरत है जिससे कि एक मैसेज। बुलडोजर मॉडल की जरूरत है हरियाणा में। पढ़न बुलडोजर की जरूरत है अब हरियाणा में। वक्त आ गया है कि बुलडोजर की जरूरत है हरियाणा में। बुलडोजर चलना चाहिए। यदि कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, गलत तरीके से उसने अपराध किया है और पैसा अर्जित किया है, जिस मकान में वो रह रहा है, दुकान में रह रहा है, वो इलीगल तरीके से रह रहा है, उसकी जड़ खोदने की जरूरत है ताकि समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि चोरी और सीना चोरी दो चीज नहीं चल पाएंगे। जो अपराधी हैं, जो हरियाणा के नॉर्मली आप देखेंगे बड़े रईस परिवार से आते हैं, अच्छे खासे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर चलना, बड़ी बड़ी अय्याशी करना, तमाम तरह की चीजें हैं, उनकी जड़ों में जाना जरूरी है। तो सरकार को भी एक मैसेज जाना चाहिए। आप इसीलिए तो डिबेट कर रही हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं या मंत्री हैं या एमएलए हैं जिनको धमकी आ रही, वो भी इस चीज को महसूस कराएं, सरकार को आगाह कराएं कि वक्त रहते यूपी की तरह बुलडोजर या दूसरे जो तरीके हैं पुलिस के अपनाने चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर एक मैसेज जाए जो भय और खौफ का माहौल जैसा आप बता रही हैं। वक्त आ गया है ना, अब है ना वो वक्त। अगर अब सोचिए विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं तो अब ये पीक टाइम है, एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना चाहिए, लेना चाहिए जिससे कि समाज में पूरे हरियाणा में मैसेज जाए कि दोबारा यदि यहाँ पर इस तरह का क्राइम किया, या आप स्टेट क्राइम जो हिसार में 3000 रुपए के उस पर मत जाइए। एक ओवरऑल सिचुएशन जो है, एक अच्छे मैसेज जाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर एक पानी के गिलास के ऊपर मर्डर हो जाता है तो एक इंडिविजुअल इंसिडेंट को ना देखे। मेरा केवल यही कहना है, जो तमाम जो और चीजें हैं उनको भी आकलन करने के बाद में एक बुलंद आवाज से एक मैसेज जाना चाहिए सरकार का कि यदि इस देश स्टेट के अंदर भी आपने अपराध किया तो आपका भी हाल वही होगा जो बराबर के स्टेट में आपकी जड़ें खोदती जाएंगी, आपको डिमोलिश कर दिया जाएगा। क्योंकि तमाम जो अदालतें हैं वो भी इस चीज को क्लोजली वॉच करती हैं और कानून के दायरे के अंदर वो आदेश देते हैं, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो अदालतों का आदेश है उसका पालन करें। जो अपराध के बारे में सोच भी रहे हैं उनके मन में खौफ आए, बुलडोजर चलाने की बुलडोजर नीति आप अपना सकते हैं यूपी से। मैं इस बात से मनोज जी बिल्कुल सहमत हूं। कल से कई चैनल्स पर मैं गया हूं और उन्हीं पर यही एक मेरा वक्तव्य है कि अब समय है, उपयुक्त समय है। इससे ज्यादा फिर खतरे से निशान ऊपर चला जाएगा। इसलिए अब सरकार भी मन बना रही है, हम सब भी इसको राजनीतिक रंग न देकर समाज की बिगड़ती व्यवस्थाओं को, क्योंकि हरियाणा में दो चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी। एक तो हरियाणा में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी कोई भी एफआईआर को, उनकी कोई घटना को नजरअंदाज नहीं करता, और जहां सामान्य लोग रहते हैं उनकी घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं, वो मीडिया में या पब्लिक डोमेन में नहीं आती। तो इसलिए भी कुछ घटनाएं हमारे यहाँ अतिरेक में है। और दूसरा, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्पष्ट संकेत है कि कोई भी शिकायत करता है उसकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए शिकायत, पहले जांच बाद में हो। तो इसलिए भी कुछ आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी बढ़ते हैं, किसी प्रकार से भी है, अपराध हरियाणा से मुक्त होना चाहिए। नहीं सत्यव्रत जी, ये तो सिर्फ बातें हो गई। मैं चाह रही हूँ कि हमारी जनता जो देख रही है इस वक्त शो, उसके मन में थोड़ी सी तसल्ली ये आई
ये आए कि सरकार वाकई हमारे बारे में सोच रही है और कोई रोड मैप लेकर चल रही है कि अगर अपराध होगा हरियाणा में तो अपराधी को ये सजा मिलेगी, डर भी हो लोगों के मन में। हाँ, निश्चित है देवतिया जी कि इस सारे विषय को लेकर एक मंथन चल रहा है, कार्य योजना पर काम चल रहा है और आपको रिजल्ट दिखाई देगा और मास्टर प्लान के साथ एक्शन दिखाई देगा, क्योंकि अपराधियों की संख्या और उनका जो घटनाक्रम है वो हर आदमी को झकझोरता है। और इसी प्रकार के जैसे वेदभूषण जी कह रहे थे कि एक मैसेज होता है, अपराधी जगह छोड़े ना छोड़े, लेकिन अपराधी के दिल में एक मैसेज जाए कि तूने गड़बड़ की तो क्या होगा, और आम आदमी के दिल में भी एक मैसेज जाए कि तू कहीं भी जा, कैसे भी जा, सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज देना सरकार का काम है। विशेष रूप से पुलिस तंत्र में जो बैठे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से, उनकी एक्टिविटीज से ये लगना चाहिए कि हरियाणा बदल रहा है। और मैं अच्छा, अगर आप जैसे अनिल विज साहब ने कहा था कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, तो आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने बदमाशों ने या तो बदमाशी छोड़ दी हो या हरियाणा छोड़? मनु जी मैं 2 महीने यूपी में रह के आया हूं। उस यूपी की अब हालत यह है कि यदि हथेली पर सोना धरकर चलेंगे तो आपको झटकने वाला कोई नहीं मिलेगा। दिन छिपने के बाद रिश्तेदार तो सरकार आप ही की है तो आप लीजिए ना, कुछ तो आप उठाइए वहां से कि उसको जी। मैं आपको आश्वासन के लिए बैठा हूं कि हरियाणा की कार्य योजनाएं हम तो यूपी की हर चीज को यहाँ लागू कर देंगे, हरियाणा की हर चीज को यूपी में लागू कर देंगे, ऐसा नहीं। सब जगह परिस्थितियां, व्यक्ति और जो बेड एलिमेंट्स अलग प्रकार के हैं, तो इस पर कार्य योजना बन रही है और जल्दी ही इस कार्य योजना को जब आप मूर्त रूप देखेंगे तो हरियाणा का बदलता स्वरूप भी आप अपने पैनल पर डिस्कशन करते दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, इंद्राज पथाना जी, आपको क्या कहना है कि वो भरोसा दिला रहे हैं कि जल्दी ही ऐसा एक्शन हम दिखाएंगे कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर देंगे कि वो अपराधी अपराध करने से पहले डरे? मनु तेवतिया जी, हमारे साथी सत्ता पक्ष के 2 साथी यहाँ पर बैठे हैं, सत्यव्रत जी हैं और भाग सिंह जी, दोनों ने ही माना है कि यूपी से पड़ोसी राज्य से शिफ्ट होके यहाँ पर गुंडा तत्व यहाँ आ रहे हैं। जब वहां भी सत्ता इन्हीं की है और यहाँ पर भी दोनों एक ही पार्टी की सत्ता है, तो ऐसा क्यों है? तो ये तो उनको एक्शन लेने पड़ेंगे। अब इनको किसने रोका है एक्शन लेने के लिए? सब कुछ इनके पास है, सारी पावर, पूरी सत्ता इनके पास है, गृह मंत्री इनके हैं। प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसमें भी इस प्रकार से किसी योजना के ऊपर काम करेंगे तो बशर्ते कि हम हरियाणा प्रदेश की सरकार, गठबंधन की सरकार सक्षम है, पूरी तरह से अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए सक्षम है, चाहे वो माननीय विधायकों को एक्सटॉर्शन के संबंधित या धमकी किसी तरह से आई हो, उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई चल रही है। और वो कार्रवाई माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने जिस दिन इस प्रकार की धमकी आई थी विधायक जी को, उसी दिन उनके ऊपर कार्रवाई, और माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने सिक्योरिटी के लिए लेटर, उनकी सिक्योरिटी पंजाब की तरह कम नहीं की गई, उनकी सिक्योरिटीज बढ़ाई गई है। हाँ बिल्कुल भाग सिंह जी, लेकिन देखिए एक क्या संदेश जाता है कि क्या संदेश जाता है आम जनता के बीच में? क्या संदेश जाता है? अगर विधायकों को धमकी मिल रही है तो ये सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? नहीं, देखिए, अभी इंद्राज जी ने खुद कहा है कि मानसिक विकृति है, किसी को एक फॉरन में बैठकर किसी को एक कॉल करना जिस प्रकार से अब संज्ञान में आया है, और इस प्रकार से हमारी सरकार ने पूरी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की है। और जो एक प्रोसेस है कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से किस प्रकार से वहां कार्रवाई हो, उसके ऊपर जो हमारी पूरी तरह से SIT है, जो उसके अंदर पूरी तरह गठन किया गया सारी चीजों का, और इनके ऊपर कार्रवाई 100% की जाएगी। और जैसे कि सर्वप्रथम हिसार की घटना का वाकया लिया गया है, उनके कारणों की पूरी तरह से जांच चल रही है कि वो किस प्रकार के कारण थे। और मेरा यह भी मानना है कि जिस प्रकार से अपराधियों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर पूरी तरह से सख्ती लागू की जाएगी, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जिस प्रकार पंजाब और महाराष्ट्र के कभी पहले इसी तरह से स्टार्टअप हुआ था और आज इस हालात में पंजाब से तो 2 गुना केस है हरियाणा में, पंजाब से तो 2 गुना केस है हरियाणा में, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो। टारगेट किया गया था। तो मेरा ये मानना है कि जिन्होंने गलत कार्य किए गए हैं उनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत उनको उनकी जेल के अंदर उनके स्थान होना चाहिए। और उनके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर चाहे वो नागरिक कहीं का रहता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। आप यकीन भरोसा भी रखिए सिंह जी, हमारे यहाँ तो माननीय भी हमारे यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जो जिनके पास सिक्योरिटी परमानेंट रहती है वो भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है।
अपराध आप देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए। क्या सिद्धू मूसेवाला कोई एक सेलिब्रिटी नहीं थे? क्या थाने के अंदर एक एसएचओ को गोली मार दी जाती है पंजाब में? क्या वो किसी तरह से आम नागरिक थे? आप देखिए, सुरक्षा की बात है, उनको लेकर काउंटर करवा रहे हो क्या? नहीं, आप दोहरे मापदंड लेकर आइए कि पंजाब में एक बात बताइए, क्या आप उनको काउंटर करने के लिए ऐसे टोल नाकों पर पंजाब के अंदर बस जाती है, आप फिर भी मौन रहते हैं। आपका पंजाब मॉडल हरियाणा में लागू करना चाहते हैं। हम किसी कीमत पर भी जो आज पंजाब के अंदर हुआ है वो मॉडल हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा की पूरी गठबंधन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, पूरी गठबंधन सरकार में इन सभी विषयों के ऊपर नजर एकदम रखे हुए हैं। और जिस प्रकार से कोई गलत हरकत करता है, जिसने की है, उसके ऊपर पूरी जांच की है। और जो जो इसकी जद में आएंगे, इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हर अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और ताकि कोई अपराध ना हो, सरकार मान्यों के साथ साथ अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है सरकार। ठीक है, ओंकार सिंह जी। जी ओंकार सिंह जी। हेलो, आवाज आ रही है ओंकार सिंह जी? मनु जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो अच्छी भूमिका निभाई है, जो सबसे अच्छा प्रश्न आपने पूछा इनके सत्ता पक्ष के शास्त्री जी से, कि अनिल विज ने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। तो आपने जो प्रश्न पूछा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जवाब नहीं दे पाए कि कितने अपराधियों ने अपराध छोड़ा या फिर कितने अपराधी हरियाणा छोड़ गए। इनके पास कोई जवाब नहीं था। और मैं आशा करता हूं ऐसा ही लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो अपनी भूमिका निभाता रहेगा। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं। 8 वर्ष हो गए इनको सत्ता में बैठे हुए, अभी तक ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सिर्फ डपोसलेबाज और जुमलेबाजों की सरकार से पाला पड़ गया हमारा। इन्होंने क्या किया? पिछले दिनों 112 नंबर गाड़ी चलाई, नई इनोवा गाड़ियां लेके दे दी, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले 100 नंबर भी तो चल रहा था। 100 नंबर भी तो वही भूमिका निभा रहा था जो 112 नंबर निभा रहा है। सिर्फ नंबर बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाली है। इसके लिए मूल चूल परिवर्तन करने आवश्यक है। अपराध को कम करना है, अपराध की जड़ तो देखनी पड़ेगी। ओंकार सिंह जी, आपका सवाल क्या है बीजेपी से? आप सीधा सीधा पूछिए ना, मैं सवाल लेकर जाऊंगी। आपका सरकार से सवाल क्या है? हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। अब बेरोजगार जो बच्चे हैं या नशे की तरफ जाते हैं या अपराध की तरफ जाते हैं। आप नए उद्योग क्यों नहीं लगाते? और अगर नए उद्योग नहीं लगाते हैं तो आप सरकारी नौकरियां दीजिए, कहीं ना कहीं बच्चों की प्लेसमेंट तो दीजिए। बच्चे BA, MA, PhD तक करके घर पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई प्लेसमेंट नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है जैसे अपराधियों की हो जाती है। ये कैसे करेंगे अपराध को कंट्रोल? कौन सा रोड मैप है इनके ऊपर? मैं बताना चाहता हूं। आपके पास है कोई रोड मैप ओंकार सिंह जी? अगर इन्होंने अपराध कंट्रोल करना है तो आप नए नए उद्योग लगाइए, नए उद्योगों के लिए नई सब्सिडी दीजिए, जमीन सस्ती दीजिए, फाइनेंस दीजिए, उद्योगों को फैसिलिटीज दीजिए, बिजली दीजिए। जैसे हिमाचल में 1.5 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज दीजिए। इनकम टैक्स माफ कीजिए उनका 5-7 साल का, GST माफ कीजिए, नए उद्योगों को यहाँ पे बुलावा दीजिए। करते तो कुछ नहीं है, ये लूट खसूट में तो खुद लगे हुए हैं दोनों की दोनों पार्टियों के। और उद्योग को बढ़ावा ये क्या देंगे? अगर ये उद्योग को बढ़ावा देते हैं, जितने बेरोजगार जो है कहीं ना कहीं उद्योग में सेट होंगे। अगर उद्योग में सेट होंगे तो नशे से दूर होंगे, नशे से दूर होंगे, अपराध अपने आप नियंत्रण होगा। कहीं ना कहीं हमको विशेष सर्कल तो तोड़ना पड़ेगा और उल्टा सर्कल घुमाना पड़ेगा। और उल्टा सर्कल तभी घूम सकता है यदि हम युवाओं को सबसे पहले रोजगार दें। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। मैं वेदभूषण जी से ये समझना चाह रही हूँ कि मैं जितने भी प्रवक्ताओं को सुन रही हूँ उसमें ये बात समझ में आ रही है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है अपराध बढ़ने का। आप ये मानते हैं? जी मनु, देखिए, कोई पुलिस के पास में कोई मैजिक डंडा, जैसे ओंकार सिंह जी बता रहे थे, शायद उनके पास बहुत बढ़िया प्लान हो। सरकारों को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह कंट्रोल करा जाए। पर जो मेरा अनुभव कहता है कि इस बारे में कोई भी एक मत राय, कोई आज तक जितनी रिसर्च हुई है, ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि इस रास्ते पे चलोगे। या तमाम सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोशिश की कि इस देश से अपराध को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। कोई आंकड़ा, कोई इस तरह की चीज निकल कर नहीं आई है। मैं तमाम पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि मूसा वाले के जो मर्डर में इन्वॉल्व थे, वो मर्सिडीज कार में और इम्पोर्टेड
गन्स के साथ चलते थे, पंजाबी गाने सुनते थे। वो कोई गरीब घर से या बिल्कुल कांग्रेस सड़क छाप आदमी नहीं थे। तमाम तरह की फैसिलिटी, तमाम तरह की अय्याशियां उनको मुहैया थी। तो ये केवल ये अभी आज ही आपको मैं बताता हूं कि वाई कैटेगरी में जो आम आदमी पार्टी के नेता थे कुमार विश्वास, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। तो ये तमाम रीजन अलग अलग होते हैं, स्टेट के अलग अलग रीजन होते हैं। उदयपुर के अंदर कन्हैया ने पहले थाने के अंदर दरखास्त दी थी कि मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। उसके बाद भी स्टेट उनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराया जाए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सरकारें कुछ करती नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, कोई लापरवाही, कोई हिला हवाली पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है, जबकि चार्जशीट दाखिल करने में देश में नीचे से चौथे नंबर पर आता है हरियाणा, चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती। अभी जैसे 112 नंबर की कॉल चल रही थी, बात चल रही थी, ये एक इंटरनेशनल कोशिश की जा रही है कि क्योंकि इंटरनेशनल नंबर 112 है, उसको चेंज किया जा रहा है, तो इसको वेलकम करना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ना, कोई लापरवाही पुलिस की तरफ से नहीं होती क्या कभी भी? बिल्कुल होती है पुलिस की लापरवाहियां, एक ने सैकड़ों लापरवाहियां। कोर्ट अदालतें तमाम स्ट्रक्चर पास करती हैं, कोर्ट पुलिस का हर एक एक्शन कोर्ट में निष्पादित होता है। तमाम जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट के प्रति पुलिस का दायित्व होता है, समाज के प्रति दायित्व होता है। तमाम तरह के इलेक्शन पुलिस वाले जेल तक जाते हैं अपने मिसकंडक्ट की वजह से, और ये हरियाणा नहीं पूरे इंडिया में जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ के हालात हिंदुस्तान के दूसरे कंट्री से यदि आप कंपेयर करेंगे तो हालात बहुत खराब है। आप देखिए पर 1 लाख के ऊपर कितने पुलिस वाले हरियाणा के अंदर आप मुहैया करा पाए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप केवल एक टीवी पर कह देना कि बेरोजगारी है और ये है और ये कमी है, इस कमी को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत गरीब मुल्क के बहुत बड़े राजा आदमी हैं, क्यों हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। दूसरे जो कंट्रीज से या दूसरे स्टेट से हम कंपेयर करते हैं, उनके हालात दूसरे हैं। केरल एक रिच स्टेट है, हरियाणा की स्थिति वो नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है और बहुत सारी राजनीतिक कारण है। तो ये तमाम चीजें एक साथ एक लाइन में कह देने से खत्म नहीं हो जाती। ना कोई इसका मैजिक कोई डंडा आज तक बना है, कोई मापदंड इसका स्थापित हुआ है कि ये इस रास्ते से, इस मैजिक के डंडे से चलोगे तो तमाम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम एंड अगेन जिस तरह की सिचुएशन होती है उस हिसाब से पुलिस का एक्शन और अदालतों के एक्शन होते हैं। अभी आपने नुपुर शर्मा के केस में देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो तमाम जो चीजें हैं, आप थोड़ा इत्मीनान रखने की जरूरत है, अपने सिस्टम को भी समझने की जरूरत है। हम कहाँ खड़े हुए हैं, किस मुहाने पर खड़े हुए हैं? हम किसी अमेरिका, लंदन जैसे जी, फिर सवाल तो ये है ना कि कितना टाइम लग जाएगा सिस्टम को समझने में, के लोग रहने वाले, कितना टाइम लग जाएगा सिस्टम को समझने में। ठीक है, मैं इसी सवाल के बाद वापस आऊंगी आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद वापस लौटेंगे और इस चर्चा को यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहस जरूरी है हरियाणा की कानून व्यवस्था पर। यही वजह कि तमाम मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है और कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है। जेजेपी से हमारे साथ भाग सिंह जी हैं। भाग सिंह जी, 2000 विपक्षी आरोप लगाए कि 2005 के बाद से गैंगस्टर हरियाणा छोड़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से वापसी हो रही है उनकी।
देखिए, इस प्रकार की हरियाणा में अन्य प्रदेशों से आप कभी भी तुलना करें, देखिए अपराध जड़ और मूल से कहीं भी समाप्त हो जाए ये आदिकाल से चलता रहा, क्योंकि ये मानसिक विकृति है और कब किसके मन में किस तरह का अपराधीकरण एक भावना आ जाए उसको कहा नहीं जा सकता। नहीं, उस तरह के अपराध की बात हो ही नहीं रही, इस तरह के अपराध की बात नहीं हो रही। ठीक है, मानसिक मैं उसी में आता हूँ कि जिस प्रकार से ये मानसिक विकृति किसके मन में कब आ जाए वो अलग बात है। और कुछ एक होते हैं प्लान्ड, जिसको गैंग्स कहते हैं, गैंगवार्स होते हैं, जिसको बहुत बड़े स्तर पर एक ऑपरेट किया जाता है। मुझसे पहले शायद वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया कि बेरोजगारी कहीं हद तक थोड़ा बहुत यदि कहीं इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव डाले अलग बात है, अदरवाइज इन लोगों के पास इतने महंगे हथियार, इतनी महंगी गाड़ियां इन लोगों के पास थी, तो शायद ये कहीं गरीबी से निकल कर नहीं आए थे इसके लिए। तो उनका एक देखकर एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमने जिंदगी में मन कहता है कि मैंने राज करना है, इस तरह की अपराध की दुनिया के अंदर वो कदम तो रख देते हैं, लेकिन उसका जो अंत है वो हर तरफ से बुरा होता है। चाहे आप कितने बड़े अपराधियों को हिंदुस्तान भाग सिंह जी आऊंगी आपके पास। ठीक है, इस टेक्निकल इशू को थोड़ा सा आप रिजॉल्व कर लीजिए, फिर आते हैं। ओमकार सिंह जी, आपसे मैं सवाल लेना चाह रही हूँ कि जो आप सवाल उठा रहे थे, बेरोजगारी, गरीबी एक बहुत बड़ी वजह है। वेदभूषण जी कह रहे हैं कि वो गैंगस्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले से वो इतने अमीर हैं, उनके पास इतने महंगे महंगे हथियार हैं, तो फिर तो ये कहीं कोई वजह नहीं है कि अगर बेरोजगारी और गरीबी को लेकर आप बोल रहे हैं कि एक वजह है कि अपराध बढ़ने की। और हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से जो भयमुक्त जिस प्रकार से, देखिए अभी कुछ दिनों में ये की गाड़ी है और बढ़िया हथियार है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी गैंगस्टर के पास या सभी अपराधियों के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। लेकिन बोता ही अगर हम देखें, ज्यादा संख्या देखें, तो ज्यादा संख्या बेरोजगारों की, गरीबी की होगी, उसके बाद बंदा भी अपराधी बनता है। और जब व्यक्ति अपराधी बन जाता है उसके बाद इतना धन आ जाता है तो महंगी गाड़ी भी खरीद लेता है और अच्छे अच्छे हथियार भी खरीद लेता है। तो मेरे साथी जो वेदभूषण जी हैं, ये पुलिस में सर्विस भी करते हैं, इनको सब मालूम है, ये पुलिस से ही है, इनको मालूम है कि प्रत्येक अपराधी पेशे से अमीर नहीं होता। गरीब और बेरोजगारी ये बहुत बड़ी चीज है, और नशा इससे भी ज्यादा बुरी चीज है जो अपराधीकरण में एक सहायक तत्व सहायक होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि मात्र चंद लोगों के पास अच्छी गाड़ियां हैं, अपराधियों के पास अच्छी गाड़ियां और अच्छे हथियार हैं, तो ये अमीर जाति से आते हैं, ये सोचना बहुत घटिया सोच है। ओमकार सिंह जी, बदमाशों के मन में, अपराधियों के मन में खौफ कैसे पैदा करे सरकार? आपके पास कोई सजेशन है इसको लेकर तो दीजिए। देखिए, अपराधियों के मन में खौफ तो पुलिस ही पैदा कर सकती है। कैसे? और नियम और कानून पैदा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो सभी जिलों के जितने भी पुलिस आयुक्त हैं वो एक दलेर, कठोर और सख्ती वाले अफसर नियुक्त होने चाहिए। दूसरा, इसके लिए अदालतों के लिए भी कुछ नियम और कानून बनने चाहिए कि किस किस अपराध के लिए ये जमानत जो है दी ही ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपराधी जाता है अदालत में गलत तथ्य पेश कर। तो आप कह रहे हैं कि हमारे कानून में कुछ लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठा लेते हैं अपराधी? बिल्कुल, कानून में लूप होल्स तो हैं, ये सब मानते हैं, क्योंकि ये अदालत को गुमराह करके गलत तथ्य पेश करके जमानत पर आ जाते हैं, और जनता देखती है इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। इससे एक डर का माहौल जनता के मन में पैदा हो जाता है। वो पुलिस से तो क्या, अपराधी से डरना शुरू हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि आज ये अपराध करके गया, कल फिर वापसी आ जाएगा, महीने बाद वापसी आ जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और अदालत वही चीज मानती है जो विधायिका कानून बनाती है। विधायिका को ऐसे कानून बनाने चाहिए, सख्त कानून की आवश्यकता है, ताकि अपराधियों के मन में एक डर और खौफ पैदा हो। भाग सिंह जी, सख्त कानून की जरूरत है ऐसा कह रहे हैं ओमकार सिंह जी? जो अभी मौजूदा कानून है वो उस तरह से सख्त नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स हैं उसमें। देखिए जी, मेरे को नहीं, देखिए कानून पूरी तरह से ठीक है। भाग सिंह जी एक मिनट, ओमकार सिंह जी अपनी बात पूरी करने आ रही हूँ, एक मिनट ओमकार सिंह जी जल्दी। मनु जी देखिए, चोरियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, आप मानोगे। हर एक जिले में, हर एक हल्के में चोरियां बहुत होती हैं, और चोरी का कानून बहुत नरम है, क्योंकि जमानत मिल जाती है चोर को। एक ही चोर मैंने देखा 50 चोरियां करके आ जाता है, फिर अदालत से जमानत पर बाहर आ जाता है। तो ऐसा कानून अगर बना दिया जाए, चोर के लिए सख्त सजा का प्रावधान है और उसकी जमानत के लिए विशेष प्रावधान हो जाए, तो चोरियों पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ओमकार सिंह जी, आ गई आपकी बात, आ गई। भाग सिंह जी, चोरी तो है ना, कम से कम ऐसी वारदात है जिसको लेकर पुलिस पर सवाल उठ सकते हैं, ये तो मानसिक विकृति नहीं है। ओमकार जी की
मैं ओमकार जी की इस बात से जरूर सहमत होऊंगा कि कुछ एक कानून के अंदर कमियां हैं। जिस प्रकार से स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश कुमार एक केस है जिसका हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक लूप होल लिया जाता है कि 7 वर्ष से कम सजा जिस भी अपराध की हो उसको मौके पे जमानत ले ली जाती है। देखिए इस प्रकार से चाहे हालात कुछ भी हो, यदि कोई क्रिमिनल क्राइम करता है और पुलिस बड़ी मशक्कत के साथ उसको कानून तक लेकर जाती है तो हमारी कानून के लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं उसका वो लाभ उठाकर कानून से बचकर आते हैं। और किसी ने कहा भी है, मैं न्यायपालिका की व्यवस्था पे नहीं जाना चाहता कि वहां पे एक बात सरसरी चलती है, हम भी बीइंग एडवोकेट भी कहूंगा कि वहां फैसले होते हैं, न्याय हो ना हो वो सेकेंडरी है कि किसके साथ न्याय हुआ क्या अन्याय हुआ, वहां फैसले होते हैं और वो सबूतों के हिसाब से चला करते हैं। और जो बड़े प्रभावशाली इस सिस्टम को चलाते हैं, गवाहों को कई बार दबाया भी जाता है, ये एक बड़ी व्यवस्था है जिसको तोड़ने की जरूरत है। और जिसमें पूरे प्रदेश के जो हमारे मुखिया है पुलिस के एसपी साहब और जो पुलिस स्टेशनों के अंदर है, हमने उसी तरह से सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर हर वो काबिल अफसर हो जो अपने क्षेत्र की, क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल पर इस अपराधीकरण को खत्म नहीं करेंगे पूरे प्रदेश स्तर पर उसको खत्म नहीं किया जा सकता। एक पुलिस स्टेशन और एक चौकी की जद में जितने भी अपराधी हैं उनका पूरी तरह से एक ऐसा निर्दयी अच्छा जिसका ट्रैक बहुत अच्छा हो पुलिस स्टेशन में, हमने ऐसों की बात रखी है, उनको पुलिस स्टेशन और चौकी में तैनात किया जाए ताकि जो उसके क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन नए आए हैं, कौन कहां से आया है, उसका जो लेखा जोखा है वो प्रॉपर रखे। हम कई बार उनका लेखा जोखा नहीं रख पाते कि यूपी से, पंजाब से, बिहार से कई बार हार्डकोर क्रिमिनल आ जाते हैं और वहां पे आसपास रहते हैं। पुलिस भी अपना काम करती है, नागरिक के तौर पर हम बताते हैं कि उसका आप एड्रेस करिए, जो किराएदार आप रखते हो उसकी आईडी प्रूफ उठाने में तो जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। सिद्धू मूसेवाला केस के भी कुछ गैंगस्टर फतेहाबाद में भी 2-3 दिन रुक जाते हैं लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। हम ये कहते हैं कि आज प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है। अभी मेरे साथी ने कहा है कि पुलिस के पास डंडा, नो डाउट इसके वो नहीं है कि अपराध का पकड़ने के लिए, लेकिन आज अगर इस अपराधीकरण की घटनाओं को खत्म करना होगा अपराध को, तो प्रत्येक नागरिक को अपनी नागरिकता के हिसाब से कि मैं इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक हूं, अपनी जिम्मेवारी समझना होगा। आसपास कोई संदिग्ध दिखे उसको बिना नाम से आप पुलिस स्टेशन के अंदर फोन कीजिए, आप संपर्क रखिए और पुलिस को बताइए कि हमारे क्षेत्र में एक इसका ऐसा एक्टिविटी नहीं। अच्छा, एक ग्राउंड हकीकत आप बताइए, बाकी पुलिस क्या ऐसे कॉल्स एंटरटेन करती है कि अगर किसी ने इन्फॉर्म किया है कुछ? अब आप 112 पे कॉल कर देखिए, आपको मैसेज भी वापस आएगा। आप कॉल कीजिए, आपको 5 मिनट या 7 मिनट के बाद आपके पास पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद आपको कॉल भी वापस आएगा। क्या आप जो पुलिस ने यहां तत्परता दिखाई है आप उससे सहमत हो? वो कॉल रिकॉर्डेड कॉल होती है उनके पास। और जहां तक है कि मैंने खुद इस वाकयात को एक बार चेक भी किया है और मेरे पास कॉल साथी, मैं क्या प्रदेश का कोई भी नागरिक, अब मेरे चैनल पे साथी बैठे हैं, कोई भी आज कहीं बात होती है आप 112 पे कॉल कीजिए और आपको उसके साथ ही रिप्लाई भी आएगा और आपसे उसकी जैसे कहते हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने वहां से, ठीक है। नहीं, भाग सिंह जी देखिए, मैं चाहती हूं कि ये डिबेट ना किसी नतीजे पे पहुंचे। आप मेरी दर्शकों को कुछ आश्वासन दे सकते हैं कि अगले 10 दिन में कोई एक्शन दिखाई देगा, कोई 15 दिन में दिखाई देगा, या आप जितना भी टाइम आपको लग रहा है कि इस दौरान आप कुछ एक्शन ले लेंगे और जो अपराधी में थोड़ा बहुत खौफ पैदा कर पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, डिबेट पर आने से पहले हमने इस बारे पूरी डिस्कस की थी आज और पूरी तरह से जो जितनी जानकारी कानून के हिसाब से ले सकते थे, इसका रिजल्ट के बहुत ज्यादा नजदीक है हम लोग। और 10 दिन तो शायद ज्यादा भी कह सकता हूं कि उससे पहले भी इन जिन लोगों ने आतंक मचाने का, हरियाणा का माहौल खराब करने की सोची है, वो पुलिस की बहुत जद के अंदर आ रहे हैं। उनको जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाएगा और प्रदेश के अंदर एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि अपराधियों के मन में जो शायद किसी का किसी माहौल के हिसाब से उनका सर उठ रहा है, उनके सर दबाए जाएंगे। जो हरियाणा के अंदर गलत गतिविधियां चलाएगा, अपराध करेगा, और अगले 10 दिन के अंदर अंदर तो उससे पहले कार्रवाई, लेकिन आप महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से देखेंगे कि पूरे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी की जद तक कानून व्यवस्था का एक इस प्रकार से, चाहे वहां पर रोड के ऊपर मार्च पास्ट, ठीक है भाग सिंह जी, अब बड़ा आश्वासन आपने दे दिया है कि 10 दिन से पहले ही कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप जनता के सामने रख पाएंगे जिससे अपराधियों के मन में खौफ आ जाए। इंद्राज मथान जी, लास्ट कमेंट आपका। जैसे कहा है कि ये इसमें कानून को, जैसे अभी उन्होंने बताया, उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, ट्रायल कोर्ट।
जितने हमारे अपराधी जो बार बार अपराध करके आते हैं उनको ट्रायल कोर्ट में सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे, उसको ट्रायल कोर्ट में लेके आए और उसको वहां पर जल्दी से जल्दी सजा दे, ताकि ये जो अपराधी हैं ये बार बार जल्दी जल्दी जमानत पे बाहर ना आए। उससे भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। जैसा साथी अभी भाग सिंह जी कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर या महीने के अंदर कुछ रिजल्ट मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम भी चाहते हैं कि यह प्रदेश अपराधों से बचे, ऐसा हो। वेदभूषण जी, लास्ट में आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि इसमें इसके लिए जिम्मेदार ज्यादा कौन है, जागरूकता की कमी या फिर पुलिस की लापरवाही, सरकार की कार्यशैली? देखिए मनु, अपराध का पैटर्न चेंज हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तमाम तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। इसके लिए ना कोई सरकार जिम्मेदार है, तमाम जो अदालतें हैं उन्होंने भी कानून को बहुत लिबरल किया है। ओंकार सिंह जो बात कह रहे थे और भाग सिंह की बात यदि आपने ध्यान से सुनी है तो भाग सिंह जी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट, एक अन्येष राय की जजमेंट है जिसमें 7 साल से कम सजा में पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, जेल नहीं भेज सकती, उनको थाने में ही नोटिस देकर उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके भेज देने। इसलिए मैंने कहा है कि तमाम चीजों को टोटलिटी से देखना चाहिए कि किस से हम इन अपराधों को चेक कर सकते हैं। दुष्ट को दुष्ट के तरीके से बताना होगा, टिट फॉर टैट है, तब हम इन अपराधों पर काबू कर सकते हैं। केवल किताबी और कानूनी बातों पर यदि हम लगे रहे कि कानून में ये लिखा है, क्योंकि कानून में बिल्कुल ठीक लिखा है, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है और हम अदालतों का सम्मान करते हैं। कोर्ट तमाम तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन देती रही है, उनका भी पालन करना है, परंतु उसके साथ साथ सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि कैसे अपनी हिकमत अमली से, एक वर्ड होता है टैक्टफुलनेस, हिकमत अमली से मैसेज समाज के अंदर दे कि यदि इस देश के अंदर, इस स्टेट के अंदर आपने अपराध किया तो उसका एक जवाब आप सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करके निकाली जाएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस कानून को लागू करवा पाती है। और इस परिधि में रहते हुए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से हरियाणा में जाना चाहिए, जिससे कि अंकुश लगाया जा सके जो अपराध का पैटर्न। ओंकार सिंह जी, मेरे पास कुछ ही सेकंड का टाइम है, आपको कुछ कहना है तो जल्दी से कह दीजिए। ये देखिए, अपराध पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, नेताओं की भी और पुलिस अफसर की। उसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बने वो जरूरी है। और इसके साथ एक चीज और, स्ट्रिक्ट कानून, वहां की कानून में कमी है, उस कानून में बदलाव करना विधायिका का काम है। उस कानून को सख्त किया जाए ताकि अपराधों पर नियंत्रण किया जाए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानून व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जैसा कि ओंकार सिंह ने जी भी कहा है अंत में कि विल पावर की जरूरत है और सरकार की तरफ से भी भरोसा दिया गया है कि 10 दिन से पहले ही ऐसा एक्शन दिखेगा कि अपराधियों के मन में खौफ दिखेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द। प्रस्तुतकर्ता
डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और संसदीय शब्दों पर स्पीकर ओम बिरला ने दिया जवाब। बोले, प्रक्रिया के तहत शब्दों पर लिया गया फैसला। सरकार के जरिए शब्दों पर नहीं लगाई गई रोक, किसी भी शब्द पर नहीं लगाया गया है प्रतिबंध। और संसदीय शब्दावली को लेकर आपका केंद्र पर वार। सौरभ भारद्वाज ने फैसले को बताया गलत। सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। बोले, संसद एक पवित्र स्थान नहीं होना चाहिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम आवास को घेरने की कोशिश, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। कबूतरबाजी केस में सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार। पटियाला कोर्ट ने 2 साल की सजा को रखा बरकरार। अगस्त 2003 में सदर पटियाला थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। हिसार में बेखौफ लुटेरों का आतंक। 3000 रुपए छीनने के लिए 2 युवकों ने ऑटो चालक का काटा हाथ। लूट का विरोध करने पर तेज धार हथियार से हमला। सिविल अस्पताल में घायल का चल रहा इलाज। रंजिश में 6 लोगों की हत्या करने वाला खूंखार अपराधी अजय वीर को झज्जर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 पिस्तौल, 22 जिंदा कारतूस बरामद। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता, फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। और वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क, एंटरटेनमेंट सिटी नोएडा। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले कबूतरबाजी से जुड़ी खबर। दलेर मेहंदी लंबे समय से इसको लेकर चर्चा में रहे, आज सजा का ऐलान हो गया है। कबूतरबाजी केस में पटियाला कोर्ट ने गायक दलेर मेहंदी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद पुलिस ने गायक दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया है। दलेर मेहंदी के खिलाफ कबूतरबाजी केस में अगस्त 2003 में पंजाब के सदर पटियाला थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस पर पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मार्च 2018 में दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसे चुनौती देते हुए गायक दलेर मेहंदी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। कबूतरबाजी यानी कि गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से किसी को विदेश भेजना। और माना ये कहा गया था शिकायत के दौरान कि दलेर मेहंदी ने 10 से ज्यादा लोगों को इस तरह से विदेशों में भेजा और उनसे मोटा पैसा वसूला। ये आरोप जो है उन पर लगे थे और आज सजा का ऐलान। 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है। बड़ा झटका दलेर मेहंदी को। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 498 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਧੀ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कस्टडी च लिया गया। बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। नई और संसदीय शब्दावली पर जारी विवाद को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार की तरफ से किसी भी शब्द पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि शब्दों पर यह फैसला संसदीय प्रक्रिया के तहत लिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि किसी शब्द को प्रतिबंधित नहीं किया गया और संसदीय शब्दों की लिस्ट पर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सवाल उठाए थे। संसद में चर्चा संवाद के दौरान चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं
तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित